पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बांग्लादेश का इंटीरियम लीडर मोहम्मद यूनिस साहब ये इन दिनों अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। वहां पर यूनाइटेड नेशंस के इजलास के अंदर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब इस मौके पे दोनों रहनुमाओं के दरमियान मीटिंग एक्सपेक्टेड थी और वो हुई भी। अब इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई। यूनिस साहब को गालिबन दावत भी दी गई है पाकिस्तान आने की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है इस मीटिंग के अंदर वो ये थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहते हैं कि सार्क को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। रिवाइवल से मुराद ये है कि 2014 के बाद 2014 के बाद 10 साल हो गए हैं, सार्क की कोई मीटिंग हो नहीं पाई। आखिरी जो मीटिंग हुई थी गालिबन काठमांडू के अंदर हुई थी नेपाल में। मोदी आ गया था 2014 में और मोदी के आने के बाद सार्क ख़त्म हो गया। सार्क के खात्मे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सार्क असल में वाहिद साउथ एशिया का बड़ा ब्लॉक था। साउथ एशिया इतना बड़ा दुनिया का रीजनल ब्लॉक है, इतने सारे मुल्क हैं इसके अंदर, इतनी ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है। इस इतने बड़े ब्लॉक को इकलौता सार्क ऐसा फोरम था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता था। साउथ एशिया के लोगों की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो ये फोरम था। लेकिन फिर 2017 में वहाँ पर इंडिया की जो सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, वहाँ इलेक्शंस होने जा रहे थे। अखिलेश की पोजीशन काफ़ी मजबूत थी वहाँ पर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर वही था। बीजेपी को उत्तर प्रदेश चाहिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया की सियासत में। एज आई सेड, सबसे बड़ी रियासत है इंडिया की। और नॉर्थ इंडिया में और यूपी के अंदर पाकिस्तान फैक्टर सियासत में बिल्कुल वैसे ही बिकता है, वैसे ही चलता है जैसे आप वहाँ असम में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में बांग्लादेश फैक्टर इंडिया की सियासत में आपको नजर आता है क्योंकि उस पर वोट पड़ रहा होता है। ऐसे ही नॉर्थ के अंदर पाकिस्तान फैक्टर चलता है। लिहाजा इलेक्शन जीतने के लिए एक झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया गया था और उसमें 17 जो इंडिया के फौजी थे वो धपड़धूस हुए थे। बीजेपी ने इस पे कैंपेन बिल्ड की और उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस थे वो इसी कैंपेन पे लड़े गए और बीजेपी जीत भी गई। इसके बाद सार्क को इस अटैक का बहाना बना के मोदी ने ख़त्म कर दिया। 2016 में पाकिस्तान में सार्क का इजलास होना था, वहाँ पर ये नहीं गया। लॉबिंग की दूसरे जो वहाँ पर ममालिक थे इर्द गिर्द के सार्क के, उनको भी मोदी ने कहा कि आप मत जाइए। और उन दिनों में ज़्यादातर जो ममालिक में रूलर्स थे वो प्रो इंडिया थे। अफगानिस्तान में अशरफ गनी था, वो भी नहीं गया। बांग्लादेश में तो शेख हसीना थी, वो भी नहीं गई। इसी तरह बाकी भी जो ममालिक थे वो नहीं गए। एज अ रिजल्ट इजलास नहीं हो सका था और तब से लेकर ये डेड है फोरम। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश कोशिश कर रहे हैं कि सार्क को रिवाइव किया जाए, क्या इनकी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं? मुझे चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जितने रिसोर्सेज और जितनी एनर्जी ये दोनों मुल्क सार्क के रिवाइवल पर लगाएंगे, उतने रिसोर्सेज, उतनी एनर्जी एक दूसरे प्रोजेक्ट पे इनको लगानी चाहिए। वो कौन सा प्रोजेक्ट है इस पे भी थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मौजूदा हालात में ये जो रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं ये शायद कामयाब नहीं होगी एज लॉन्ग एज मोदी इज देयर इन पावर। जब तक मोदी है इंडिया के अंदर सियासत में, सार्क रिवाइव नहीं हो सकता। फर्स्ट पोस्ट इंडिया का एक बड़ा अखबार है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान वांट इट रिवाइव्ड बट व्हाई इंडिया practically junked SARC. The chief advisor of Bangladesh, Mohammad Yunus, met with Pakistan PM Shahbaz Sharif in New York and sought his support for reviving SARC. वो करेगा सपोर्ट, पाकिस्तान तो करेगा, बांग्लादेश के ये जो एफर्ट कर रहा है बांग्लादेश, उसकी सपोर्ट करेगा पाकिस्तान। लेकिन ये हो नहीं सकता, ये इस वक्त नहीं हो सकता जब तक मोदी पावर में हो नहीं सकता। अब देखें 2016 में जब अपनी सियासत के भेंट चढ़ा दिया मोदी ने सार्क को, तो उसके बाद ज़रा आप देखिए उनके डिज़ाइंस क्या थे, वो क्या करना चाह रहे थे। यहाँ पे द हिंदू की खबर देख लीजिए आप, ये उन्हीं दिनों की है। इसमें इन्होंने कहा कि मिशन सार्क माइनस पाकिस्तान वर्किंग विद दोज हु शेयर अवर विजन, ये इंडिया ने कहा। यानी एक नया सार्क इंडिया ने बनाने की कोशिश की जिसमें सब थे वही मुल्क, सिर्फ पाकिस्तान नहीं था। वो कहते हैं बाय पुलिंग आउट ऑफ द सार्क समिट इन इस्लामाबाद द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव टू एंड्स,
sending a tough message in the wake of the Uri attack in which 18 soldiers were killed, but also that it is going ahead with its plan for SARC minus Pakistan. Instead, again let me remind you, ये उड़ी वैसा ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जैसे 2019 के अंदर पुलवामा में हुआ था, जिसका फिर इकरार इंडिया का जो गवर्नर था सत्यापाल मलिक, जो कि उस वक्त कश्मीर का गवर्नर था, उसने कन्फेस किया था कि ये इनसाइडर जॉब है। आगे वो कहते हैं कि द फैक्ट दैट इंडिया डिड नॉट पुल आउट अलोन बट दैट अफगानिस्तान, Bangladesh and Bhutan also did so, citing the same reason as India, was a significant step in that direction for the grouping, officials say. इंडिया ने इस हद तक हाईजैक करके रखा था इन मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी को कि जो रीजन इंडिया बता रहा था वही रीजन इन मुल्कों ने बताया और सार्क धपड़धूस हो गया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने 2016 में लिखा था कि हाउ इंडिया इज आइसोलेटिंग पाकिस्तान विद इन सार्क. New Delhi has reached out to neighbors like seldom before while singling Islamabad for criticism at international forums. अच्छा, उसके बाद इंडिया की क्या डिजाइन्स हैं? सार्क तो उन्होंने खत्म कर दिया और वो इंटरेस्टेड है भी नहीं सार्क के अंदर, तो उनकी क्या डिजाइन है? उनकी डिजाइन ये है कि उन्होंने एक नया फोरम क्रिएट किया था सार्क की जगह पे, जिसको वो बिम्स्टेक कहते हैं, बिम्स्टेक। कुछ अर्सा पहले द हिंदू ने बिम्स्टेक के बारे में लिखा कि बिम्स्टेक एज की टू अ न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर, रिवाइविंग सार्क इन द करंट सिनेरियो इज टू आइडियलिस्टिक, सो द नेक्स्ट बेस्ट सिनेरियो इज टू लुक एट अदर रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बिम्स्टेक। अब ये जो बिम्स्टेक है ये टोटल ही इंडिया डोमिनेटेड फोरम है और इंडिया इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, सार्क में नहीं, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। विच मीन्स के ये जो रिवाइवल की कोशिशें की जा रही हैं यूनिस साहब की जानिब से या पाकिस्तान से वो सपोर्ट ले रहे हैं, सपोर्ट उनको सवाए इंडिया के सारे मुल्क करेंगे बिकॉज सार्क सबके मफाद में था। लेकिन इंडिया की कोशिश है कि सार्क नहीं, बिम्स्टेक के गुब्बारे में हवा भरी जाए। तो बिम्स्टेक पंक्चर है अभी असल में, वो कह रहे हैं इसमें हवा भरी जाए और इसकी गाड़ी को समाओ चलाया जाए, बिम्स्टेक की, सार्क को रहने देते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ऑप्शन क्या है, आइडियल ऑप्शन क्या होना चाहिए बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए और बाकी रीजन के ममालिक के लिए? देखें, इन मुल्कों के अंदर आपको पता है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट बीजेपी की सियासत की वजह से, ये जो हिंदुत्व की सियासत है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। मालदीव्स के अंदर भी हैं, आपने देखा मोहम्मद मुइज़्ज़ो की जो इलेक्शन कैंपेन थी वो इसी नारे पे थी, इंडिया आउट। बांग्लादेश के अंदर आपने देख लिया इंडिया आउट पे रेवोल्यूशन आ गया। श्रीलंका के अंदर कम्युनिस्ट आए हुए हैं और वहाँ नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट आए हुए हैं और पाकिस्तान के साथ तो 36 का आंकड़ा हमेशा चलता रहता है इंडिया का। ऐसी सूरत हाल में इंडिया की अपोजिशन की वजह से सार्क का रिवाइवल मुश्किल नजर आ रहा है। तो होना ये चाहिए उसूली तौर पर कि ये सारी जो एनर्जी और ये जो सारी जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ममालिक, इनको एक नया ब्लॉक बनाने की जरूरत है माइनस इंडिया। रिवाइवल होना चाहिए सार्क का दूसरी शक्ल में, लेकिन माइनस इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर मौजूदा जो सरकार है जो कि रहेगी अगले 4-5 साल तक, यही सरकार रहेगी। नियर फ्यूचर में बांग्लादेश के साथ जो टाइज हैं रियलिस्टिक अगर आप होके देखें ना, क्योंकि इनकी सियासत बांग्लादेश पे डिपेंड करती है, एंटी बांग्लादेश पॉलिटिक्स करते हैं, एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी वाले, लिहाजा बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये फ्रेंडली टाइज रखेंगे इन मुल्कों से या नहीं रखेंगे। ऐसे में सार्क के अंदर रोड़े इंडिया अटका सकता है। पहली बात तो इसके रिवाइवल और बिम्स्टेक को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे न्यू दिल्ली वाले, और दूसरी बात यह कि अगर समहाउ सार्क खड़ा भी हो गया तो इसके अंदर ग्रुपिंग्स का सिलसिला आपको बनता हुआ नजर आएगा। यानी इंडिया कोशिश करेगा कि उसका जो गुमशुदा असर है साउथ एशिया के अंदर उसको रिवाइव किया जाए और ब्लॉकिंग बनाई जाए, यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए जाए सार्क के अंदर। वो कोशिश करेंगे, पहले भी कर चुके हैं ना इस तरह की कोशिश, उन्हीं कोशिशों के नतीजे में सार्क खत्म हो गया। लिहाजा ज़रूरी यह है कि नया ब्लॉक साउथ एशिया अपना बनाए जिसके अंदर न्यू दिल्ली को तब तक इंक्लूड ना किया जाए जब तक वहाँ पर कोई सेक्युलर और रीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं आ जाती। अच्छा, इसके अंदर रीजन के बाहर के भी जो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं उनको ऐड किया जा सकता है, सच एज चाइना, यानी हर उस मुल्क को उस ब्लॉक के अंदर ऐड किया जा सकता है जो कि साउथ एशिया की बेहतरी के लिए हेल्पफुल साबित हो, यानी जिसके पास रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी हो साउथ एशियन कंट्रीज को इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकल हवालों से मदद दे सके, तो उन ममालिक को उस ब्लॉक के अंदर शामिल किया जा सकता है। सो देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक है जो कि तमाम साउथ एशियन कंट्रीज को और उनके पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर सके।